गुड आफ्टरनून। मैं महेश सर। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में पहले भी हम पढ़ाए हैं और आज भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब है। इसके पहले भी द वर्ब अभी पढ़ा रहे हैं। तो वर्ब हम लोग पढ़े हैं ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, एक्जुलरी वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब और मुख्य क्रिया आदि आदि पढ़ चुके हैं। आज फिर उसी में से है एक्जुलरी वर्ब को कैसे कैसे क्या है ये आपको आज बताएंगे हम। और इसके पहले पढ़ाए हैं कि प्रिंसिपल वर्ब को नेशनल वर्ब या फंडामेंटल वर्ब कहते हैं। उसी प्रकार एक्जुलरी वर्ब है। तो इस तरह से एक्जुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया जो सेंटेंस के निर्माण में फॉर्मेशन में जो सहायक होता है उसी को हम कहते हैं एक्जुलरी वर्ब बताया गया है। तो एक्जुलरी वर्ब निम्न होते हैं, यानी आप देखिए टू बी के रूप में, टू बी में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसको आप देख लीजिए, बी के जगह पर क्या है तो इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है। हैव टू हैव में हैज, हैव, हैड आता है। टू डू में डू, डज, डिड आता है। शैल में शैल, शुड, विल में विल, वुड आता है। कैन में कैन, कुड आता है। और मे में मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू। तो इस तरह से मे का मतलब आप जानते हैं संभावनाओं पर आधारित है। कैन के मतलब या अनुरोध में है, परामर्श में है। तो इस तरह के इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो कैन का आप जन्म करते हैं जिसमें बल की आवश्यकता होती है। में दोनों का माने एक है, में और कैन का, लेकिन इसका प्रयोग जहां बल लगता है उसका होता है। इसका रिक्वेस्ट में होता है या परामर्श में होता है या संभावनाओं पर होता है। तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो ये बच्चे आप इतना बात समझ लीजिए कि वर्ब के इतने रूप हैं एक्जुलरी वर्ब के। टू बी में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। टू हैव में हैज, हैव, हैड। टू डू में डू, डज, डिड। शैल में शैल, शुड, विल में विल, वुड। कैन में कैन, कुड। मे में मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर और यूज टू आता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे इसमें देखिए क्या है। जैसे जैसे आप अंग्रेजी पढ़िएगा समझ में आएगा, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वर्ब के प्रकार भी यहाँ कुछ और पढ़ेंगे। जैसे वर्ब आपके फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब और एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में आप समझिए, फाइनाइट वर्ब वाक्य में जो वर्ब अपने सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा अनुशासित होता है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे आप देखिए, मोहन रीड्स ए बुक। तो मोहन आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर जो क्रिया लगा हुआ है इसी के पर्सन के अनुसार लगा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। इसको कहेंगे हम ये फाइनाइट वर्ब। मीना राइट से लेटर, यहाँ भी थर्ड पर्सन है, यहाँ भी ये फाइनाइट वर्ब हुआ। और बॉयज यहाँ नंबर देखिए बहुवचन है। तो इसके साथ जो क्रिया है इस सब्जेक्ट के अनुसार है। तो यहाँ भी ये हो गया फाइनाइट वर्ब। तो सब्जेक्ट के अनुसार जब क्रिया होता है तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब यदि वह सब्जेक्ट के अनुसार नहीं है तो नॉन फाइनाइट होगा। तो आप इसको आप आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें फाइनाइट वर्ब समझने में। जबकि सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार प्रिंसिपल वर्ब होता है उसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब ही होता है फाइनाइट वर्ब, सेम चीज है।
इसी को फाइनाइट नाम दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यह सब्जेक्ट के अनुसार और नंबर के अनुसार सिंगुलर प्लुरल आप यहाँ देख लीजिए, इसी हिसाब से यहाँ क्रिया को अप्लाई किया गया है। यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब बोलेगा, बहुत बड़ी बात कोई नहीं है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट वर्ब में आप इसका डिफिनीशन जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। वाक्य में जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा अनुशासित नहीं होता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। ऐसे परिभाषा जो भी लिखा है आप समझे न समझे कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। ही वांट्स टू गो होम, वह घर जाना चाहता है। ही डज नॉट लाइक टू प्ले विथ मी, वह मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता है। आई लाइक टू वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन सुबह में टहलना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, जितना टू के बाद ये लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए टू प्ले लगा हुआ है, टू वॉक लगा हुआ है, ये आपका टू गो, टू प्ले, टू वॉक, यह फाइनाइट वर्ब है। ये आपका हो गया फाइनाइट वर्ब। और वांट्स, वांट्स, लाइक, यहाँ भी लाइक है, तो ये सब हो गया आपका फाइनाइट। ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हो गया फाइनाइट वर्ब। एक बार और वापस देखा जाए फाइनाइट वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वाक्य में जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा अनुशासित नहीं होते हैं उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। आप फिर इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। ही वांट्स टू गो होम, ही डज नॉट लाइक टू प्ले विथ मी, आई लाइक टू वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। 3 सेंटेंस इसमें दिया गया है। तीनों सेंटेंस में आप देखिए जो टू के बाद लगा हुआ है, टू गो, टू प्ले और टू वॉक, यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू गो, टू प्ले, टू वॉक, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। पर उसके पहले जो वांट्स आया है, लाइक आया है, यहाँ भी लाइक आया है, तो यह आपका फाइनाइट वर्ब है। आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आगे। इसमें द डबल ऑब्जेक्ट है, मैंने किसी किसी वाक्य में अर्थात सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट प्रयोग होते हैं। उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। पहला है मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, महाशय शर्मा हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मिस्टर शर्मा यानी महाशय शर्मा हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो ये वर्ब हुआ और ये 2 ऑब्जेक्ट इसमें हो, एक अस और एक इन। डबल ऑब्जेक्ट, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट प्रयोग होते हैं। उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आप यहाँ समझिए, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, यहाँ पर आप देखिए 2 ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, हम लोग और इंग्लिश। इसमें जो
दो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो यहाँ ये जो पहला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी प्रकार ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझसे एक कहानी कही, तो आपका इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। माई फादर टोल्ड देम, मेरे पिता ने उन लोगों से कहा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक रोचक कहानी या एक सुंदर कहानी उन्होंने कहा। तो यहाँ पर ये जो हो गया देम, देम हो गया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। 4 नंबर में देखिए, द वर्ल्ड बैंक गेव इंडिया ए बिग लोन, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस प्रकार किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप ये देख लीजिए कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ हर चीज वही है, आप देख लीजिए, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है। तो इस तरह से आप देखिए, किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट जब होता है तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता है, पर लिखने में सबसे पहले हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना होता है और बाद वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आप इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो लिखने में इस तरह का यूज किया जाता है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ट्रांसिटिव वर्ब में जो सेंटेंस होता है उसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जिसमें एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, अक्सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह के जो नाउन वगैरह आते हैं या प्रोनाउन आते हैं उस तरह के है, जबकि डायरेक्ट में कोई वस्तु या व्यक्ति, कोई वस्तु ज्यादा करके होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इस तरह से आपने इसको कई तरह से समझ सकते हैं। तो ये आपका डबल ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ भी लीजिए, तो एक बार दो बार आप वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो अब इसके बाद है डबल ऑब्जेक्ट विथ प्रीपोजिशन, यानी वैसे वाक्य जिसमें डबल ऑब्जेक्ट भी हो और उसके साथ साथ प्रीपोजिशन हो, तो उसको हम कहेंगे डबल ऑब्जेक्ट विथ प्रीपोजिशन वाक्य कहा जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड ए स्वीट टू ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हो गया इनडायरेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट। ये हो गया आपका डायरेक्ट, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, द टीचर टॉट इंग्लिश टू अस। हाँ, तो जहाँ प्रीपोजिशन होता है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया जाता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये वह सेंटेंस ठीक उसी प्रकार का अर्थ में होता है। द टीचर टॉट इंग्लिश टू अस, शिक्षक ने हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाए। यू शुड बाई, आपको अवश्य खरीदना चाहिए। यू शुड, अवश्य, यू के साथ शुड लगा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ अवश्य है। ये न्यू कोट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए आपको एक अवश्य कोट खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट।
हाँ, तो इस तरह से आपने विथ प्रीपोजिशन भी वैसा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यदि यह समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। इससे बढ़िया से पढ़ करके समझने का कोशिश करिएगा। अंग्रेजी भारी नहीं है, बशर्ते इसको समझ करके पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा।